नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और क्लास 9th में आज हम साइंस का प्रीवियस क्लास में हमने मोशन से कुछ टॉपिक समझे थे और मैंने कहा था कि जिन बच्चों को भी अगर ये है, क्योंकि क्लासेस लेट शुरू हुई हैं, तो अगर कोई टॉपिक है आपको लगता है कि इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाना है या फिर इस पर लेक्चर लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कुछ बच्चों ने मैं बताया कि सर पहले ग्रेविटेशन करा दीजिए, और भी सुझाव दिए, किसी ने बायोलॉजी में बोला। तो सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि तो उनमें से ज़्यादातर का जो ये कहना था वो ग्रेविटेशन से था, और हमारे पास मैसेज भी है व्हाट्सएप पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन करा देते हैं आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। और आप लोग भी जो भी क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपका कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आगे करते हुए चलेंगे। तो बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है, इसमें सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी ने कहा था कि आपका सर राइटिंग बहुत कर्सिव हो जाता है। मैंने कहा राइटिंग कर्सिव नहीं हो जाता है, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपको राइटिंग एकदम एग्जैक्ट जैसा मेरा है वैसा ही आपको दिखने लग जाएगा। तो कोशिश है, धीरे धीरे जारी है आगे, और कोशिश करने से तो कुछ ऐसा है नहीं जो ना मिले। अगर हम प्रयास करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, तो राइटिंग भी अच्छा ही हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात की जाए तो इन द यूनिवर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, है ना, किसी भी दो वस्तुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है, इट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला मैंने? इन द यूनिवर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है the force of attraction, the force of attraction between any two bodies in the universe, it is called, sorry, comma, is called gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे क्या बोला जाता है? कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला हमने? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक वस्तु ये, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमने लिया सन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ही रीजन है। सन है, उसके आसपास चारों तरफ प्लेनेट है। ये मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है कहाँ? अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, करेक्ट। और ये आपस में क्या है, इनके बीच काम करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो दो वस्तुओं के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब सपोज दैट इफ वन ऑफ देम इज आवर अर्थ, अगर हम मान लें कि उनमें से एक जो है वो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, पृथ्वी है, तो क्या कहलाएगा? पृथ्वी है अगर अर्थ है, if one of them is our earth, then the force of attraction is called gravity. Force of attraction is called gravity, करेक्ट। पूछा जाता है ग्रेविटी क्या होता है,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैंने क्या बोला, इफ वन ऑफ देम, मतलब किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच, द फोर्स ऑफ इन द यूनिवर्स एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज हैं जो क्या करती हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इट मीन्स कि the force of attraction between any two bodies is called gravitational force, and if one of them, उनमें से अगर एक है, is our earth, then the force of attraction is called gravity. it is represented by, इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, it is represented by स्मॉल g। ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, स्मॉल g, और g जो है इसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कहा जाता है इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो ये है आपका क्या, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो हो गया होगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब चलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जरा समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, I have studied that the force of attraction between two bodies is called gravitational force. Then suppose that an object is A having mass m1, correct, and another object is B have mass m2. The distance between them is r. ठीक है, मतलब दो वस्तुएं हैं A और B, दोनों के मास अगर देखे जाएं तो हमने मान लिए कि m1 और m2 और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। तो क्या कहता है भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, द फोर्स ऑफ attraction between two bodies, the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स हमने यहाँ पर दो बॉडीज ली हैं, वो हैं m मतलब A और B, उनके मास क्या है m1 एंड m2। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट सेड दैट the force of attraction between them is directly proportional to the product of their masses. It means F, suppose that the force of attraction is F, so F is directly proportional to m1 into m2, correct भाई। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 into m2, इक्वेशन नंबर 1। एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, करेक्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर है। तो जो एफ प्रोपोर्शनल होगा वो इनवर्स का मतलब हो गया कि 1/r। अब उसके स्क्वायर का है तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को मिलाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड we get that f proportional to m1 m2 upon r square, m1 m2 upon r square, ठीक है। एंड f इक्वल्स टू, आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी हियर, कांस्टेंट इज कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है, r स्क्वायर आ जाएगा। where G is a constant, G एक कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसे क्या कहा जाएगा, इसे बोला जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, करेक्ट, इट इज करेक्ट। यानी कि इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और G की जो वैल्यू होती है कैपिटल G की वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है G की वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है भाई। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट चलते हैं आगे। अगर हम आगे चलते हैं बेटा तो जरा ध्यान से समझो। अब हमने कर लिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, अब हम चलते हैं, जब भी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया, तो बहुत बार आता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, तो हम कर लेते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है भाई। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, जरा ध्यान से समझो। एक चीज समझो, ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इसका मास हमने मान लिया m/e, और भाई अर्थ है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। अब अर्थ ऐसे तो है नहीं, कोई सर्कल की तरह तो है नहीं, अर्थ तो भाई पूरी की पूरी गोल है ना। अब ये मत बोलना सर चपटी होती है ध्रुवों पे, हम यहाँ इसकी आकृति नहीं पढ़ा रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर दे कि भाई ये इस तरीके से है। तो इसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली कि re है, और अगर इसके आसपास कोई वस्तु मान लीजिए ये है जिसका मास है, कोई छोटी सी वस्तु है स्मॉल m, और इनके बीच की अगर डिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमेशा ध्यान रखना ग्रेविटी क्या कहता है, अगर वो सतह पे रखी है ये वस्तु मान लीजिए बिल्कुल, अगर ये ऑब्जेक्ट अभी हमने दिखा दिया इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और ये कहाँ पर है, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से स्मॉल r दूरी पर है। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस है ये, तो ये तो हमें पता है कि r जो है वो वेरी लेस देन एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम बता रहे हैं कि सतह से कुछ दूरी पर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो वो लगभग 6400 किलोमीटर है, करेक्ट, तो वो किलोमीटर में है, और ये किस में है, जरा सी r, तो r जो है वो वेरी लेस देन r ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, या यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह लो, तो वो आएगा F बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम F बराबर देखेंगे तो वो आएगा G स्मॉल m बटे क्या आ जाएगा, re स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने सिर्फ रेडियस क्यों ली सतह पे, आप चाहते थे ये r स्मॉल r भी जोड़ते। मैंने कहा ना कि ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो हम इसको मान लेंगे कि निग्लिजिबल है, ना के बराबर है।
तो ये आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नंबर 1। अब एक चीज देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मास हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि सॉरी वेट, मास तो अलग होता है, वेट हमेशा नीचे काम करेगा, जो कि क्या होगा mg। अब ये जो वेट होता है ये भी नीचे काम कर रहा, तो फोर्स ही है, तो ये करेगा mg। तो वस्तु इसी भार से तो ये नीचे गिरेगी, यानी अट्रैक्ट होगी। तो चूंकि अर्थ के कारण ये जो लग रहा है, तो ये जो mg है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ अर्थ की बात चल रही है भाई। ये क्या है, mg जो है ये वो फोर्स है जो पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर लग रहा है, ग्रेविटी काटी थी वस्तु नीचे की ओर खिंच रही है, और वही क्या है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं, या इसको एफ डैश मान लें। नाउ एफ डैश इक्वल्स टू कैपिटल एफ, एफ डैश जो होगा वो कैपिटल एफ के बराबर होगा। तो जरा ध्यान से समझो, एफ डैश की वैल्यू क्या है, एम जी। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, ये रही कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो ये आ गया जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका क्या, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है भाई, कैपिटल जी और स्मॉल जी में ये रिलेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाई वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बहुत बार पूछा जाता है स्मॉल जी की कैलकुलेट करने को वैल्यू, ये 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बात पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हो गया। अब हम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की बात करेंगे। तो एक चीज देखिए, अभी हमने पढ़ा वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई, यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या क्या कौन सी चीजें हैं जरा वो समझ लेते हैं। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अरे एसी बड़ी तेज ठंडी लग रही है इसमें, 1 मिनट से पहले थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। एक्चुअली हमें हैबिट नहीं है परमानेंट एसी में रहने की कभी। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, बहुत चिल्ड लग रहा है मुझे। चलो जब तक कराते हैं, क्या है इसका ऑन ऑफ का सिस्टम। हम्म अब सही है, ठीक है, चलो।
देखो, तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली हमें हैबिट भी नहीं है एसी वगैरह में रहने की, बहुत कम है, तो ज़्यादा होता है तो दिक प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, चलिए, तो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आ जाते हैं मास ऑफ अर्थ। देखो कुछ चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो आपका होता है 6 × 10⁻30। एक मिनट, वेट वेट, मास ऑफ अर्थ एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24, ठीक है, किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ जो अर्थ होती है वो 6 × 10⁻6 मीटर होती है। और अगर यूनिवर्सल कांस्टेंट की भी बात की जाए तो 6.6 होता है -11। अब अगर ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, जरा ध्यान से समझना, अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो स्मॉल जी की जो वैल्यू आएगी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.6 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 अपॉन क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू 6 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से समझना, अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये पावर 11 है और ये 24 है, 24 में से 11 घटाओगे 13 आएगा, तो ये आ जाएगा 6.6 × 6 और 10 की पावर आ जाएगा 13। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये 6 × 6 यानी 36 हो जाएगा, इंटू साथ में क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 6 2 12 हो जाएगा, ये 10 की पावर 12 है और ऊपर 10 की पावर 13 है, तो ये ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पावर बचेगी कट के, यानी 10 की पावर 1 बचेगी। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 का 6 कैरी कितना बचेगा 3, 6 6 36 और 1 करेंगे 39 और अपॉन क्या आ जाएगा ये 36। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। रेडियस ऑफ अर्थ हो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4, मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, 6.4 होती है, जरा सही करो यहाँ पे। तो यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर होगा, तो 6.4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 का स्क्वायर होता है 4096, करेक्ट। तो ये जाएगा 40.96 और इनटू आएगा 10, तो डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी 9.8, कैलकुलेशन करेंगे और ये आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है आपकी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है भाई, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो, अब अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका स्मॉल जी हो गया, करेक्ट। अब थोड़े से आगे चलते हैं। एक टर्म होता है, आपने पढ़ा होगा मास, और एक टर्म होता है वेट। वेट, वेट, ठीक है भाई। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, जरा इस चीज को समझो। ठीक है, मास और वेट को समझ लेते हैं, जरा ध्यान समझो। मास क्या होता है, तो मास होता है द मटीरियल ऑफ any object by which it is made of। इसका क्या मतलब है, कोई भी वस्तु जिस मटेरियल से, जितने मटेरियल लगा होता है उसे बनने में, वही जो मटेरियल होता है वह उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। और मास जो होता है ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर
क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। और दूसरा इसका अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से। ठीक है, और अगर हम बात करें इधर वेट की, तो वेट क्या होता है, वेट होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट, यानी W बराबर होता है मास और G का मल्टीप्लाई, ग्रेविटी का मल्टीप्लाई, अर्थात हम कह सकते हैं mg। करेक्ट, mg। तो मास में जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बन जाता है वेट। ठीक है, तो वेट जो है, अब चूंकि ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक ग्रेविटी जो है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मास के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वेट जो होगा वो क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, उसका रीजन आप समझ चुके, क्योंकि इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेट जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करता है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है भाई, न्यूटन। ठीक है, इसी को कहा जाता है न्यूटन। ठीक है, तो ये है आपका मास और वेट में डिफरेंस। क्या है भाई, मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, बोलो, चलो आगे चलते हैं। अब है अगली हेडिंग आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ, अच्छा थोड़ा सा और समझ लेते हैं, स्मॉल जी और थोड़ा कैपिटल जी के बारे में पढ़ना जाए। ठीक है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो एक चीज समझो, जो स्मॉल जी होता है, एक मिनट करते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, अगर हम स्मॉल जी की बात करते हैं तो ध्यान समझना, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, द वैल्यू of small g is different at different places। ठीक है, मतलब इसकी जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो है जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहीं 9.8 होगी, कहीं 9.7 भी होगी, कहीं 10 भी होगी, कहीं 9.9 भी होगी। इसकी वैल्यू बदलती रहती है अलग अलग प्लेस पे। अगर हम कैपिटल जी की बात करते हैं तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। इसकी वैल्यू प्रत्येक स्थान पर फिक्स रहती है, बिल्कुल भी बदलती नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने क्यों बोला ऐसा कि बदलती रहती है। इसका कारण समझो, अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की अर्थ पे तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड रहता है, परंतु अगर हम बात करें एट द मून, ठीक है, मून पर जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू होती है ग्रेविटी की, वो कितना है, वो होती है 1/6 दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जितनी भी ग्रेविटी जो है वो अर्थ, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसका 1/6 होती है मून पे। ठीक है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये मून की ही बात हो रही है, अगर आप कानपुर जाएंगे तो कुछ और होगी और गाजियाबाद में कुछ और होगी, यहाँ पर भी चेंजेस आएगा। प्लेस पृथ्वी मतलब एक ही देश के अंदर भी अगर अलग अलग स्थान पे जाएंगे तो भी स्मॉल जी का मान जो है वो बदल जाएगा। समझ आ रही है बात, तो जी की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, ये बात आपको समझना है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो जरा समझ लेते हैं। देखो यूनिवर्सल लॉ के अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए, सबसे पहली चीज तो एक ही यही है कि जो अर्थ है क्या करती है, अर्थ बाइंड्स अस, ठीक है। हम लोगों को क्या करती है, जितनी भी वस्तुएं अर्थ जो है वो बाइंड करके रखती है अर्थ सरफेसेस पे, तो उसमें भी क्या है, ग्रेविटेशनल, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ये भी इम्पोर्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मूव करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टाइड्स आते हैं, टाइड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ, ये किसके कारण आते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून एंड सन, सूरज और चंद्रमा की जो आकर्षक शक्तियां होती हैं उनके कारण ही टाइड्स आते हैं, ठीक है, ये भी कारण होते हैं। तो ये भी यूनिवर्सल अगर बात की जाए इसी के कारण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो मून होता है, मून वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके चारों ओर, रिवॉल्व अराउंड द या अराउंड आवर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ मून जो है वो घूमता रहता है, कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाता है। ये किसके कारण है, ये भी है ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन है उसके कारण ही, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही ये इंपॉर्टेंस हैं। कई बार पूछे जाते हैं 1-2 नंबर में तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें, तो वो ये आपको मैंने लिखा दिए कि इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं, तो जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। इसके अलावा जो जो टॉपिक आपको लगते हैं वो हमें कमेंट करते रहा करो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सर ये टॉपिक कवर करने हैं, हम वही आपको कर देंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है भाई।